नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने डेली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम 7 दिन का मैराथन सीरीज लेकर आए हैं। अब तक 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा चौथा दिन होगा। चौथा वीडियो पे आज हम काम करेंगे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और संवैधानिक परिवर्तन। तो इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक से आज हम देखेंगे। कुल 85 क्वेश्चन होने वाला है। पिछले बार की तरह इस बार फिर आप प्रश्न के साथ साथ उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, और आप देखिए कि 85 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपसे सही बन पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप कितने नगर निगमों में जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह क्वेश्चन पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित है। आपको पता होगा कि यदि हम पंचायती राज की बात करते हैं या नगरीय निकाय की बात करते हैं तो जो भी वहां पे यदि महापौर की बात करते हैं, सदस्य की बात करते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत से संबंधित पंच हो, सरपंच हो, इन सभी का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक का होता है। अब क्या हुआ, सरकार द्वारा कुछ चेंजेस किया गया। ठीक, तो उस चेंजेस की वजह से 5 साल का कार्यकाल आगे बढ़ गया। और इस दौरान क्या हुआ, चूंकि सदस्यों का कार्यकाल केवल 5 साल तक होता है, तो इसलिए 5 साल के बाद जो भी अवधि था उस अवधि में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। प्रशासकों की नियुक्ति की गई है तो यहाँ पे कलेक्टर को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया। कहां पे किया गया? तो नगर निगम में किया गया। नगरीय निकाय 3 चरण का होता है, 3 स्तर का होता है। ठीक, जहां पे हम शीर्ष पे देखते हैं नगर निगम को, फिर नगर पालिका को, फिर सबसे नीचे स्तर पे होता है नगर पंचायत। तो इन तीनों में हम प्रशासकों को देखते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि नगर निगम में, नगर पालिक निगम, शॉर्ट में हम नगर निगम भी बोल देते हैं, तो नगर निगम, कितने नगर निगम में कलेक्टर को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया? ध्यान रखेंगे, 5 साल की कार्यवधि समाप्त होने के बाद इन्हें जिम्मेदारी दी गई, यानी कि प्रशासकों को जिम्मेदारी दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। यदि हम इसका और डिटेल देखते हैं तो समझिएगा, यहां पे नगरीय निकाय की हम बात करते हैं तो शीर्ष पे नगर पालिक निगम, नगर निगम है। तो यहां पे 10 नगर निगम में चुनाव होना था और इसमें जिला कलेक्टर को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? तो 5 साल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद महापौर, ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य शीर्ष स्तर पे बात करते हैं तो महापौर होता है, उसके बाद सदस्य होता है। ठीक, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिला कलेक्टर को नगर निगम में प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया था। दूसरा नगर पालिका है, तो ऐसे 47 नगर पालिका में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया था। और नगर पंचायत की बात करते हैं तो 95 नगर पंचायत जहां पे तहसीलदार को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो समय था उसमें इन प्रशासकों के द्वारा नगरीय निकायों में प्रशासन के तौर पर कार्य किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, अब याद रखेंगे चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव कितने नगर पालिक निगम में, कितने नगर पालिका में या नगर पंचायत में हुआ? तो चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, अभी जो चुनाव हुआ था पिछला नगरीय निकाय चुनाव, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुल 10 नगर निगम में चुनाव हुआ था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 49 नगर पालिका में और 114 नगर पंचायत में। ठीक है, तो इतने नगरीय निकाय में चुनाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य बन गया है? तो यह क्वेश्चन देखिए पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को फिर से लिया गया है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी आपको पता होगा, यदि हम नॉर्मल जीडीपी की बात करते हैं तो उस जीडीपी से यदि हम पेड़ की कटाई या इन्वायरमेंट को जो क्षति होता है माइनस कर देते हैं तो हमें ग्रीन जीडीपी प्राप्त होता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम क्रम। ठीक, याद रखेंगे, वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन, अच्छा देख लीजिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इस पहल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 में कुल कितने नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए? तो इसका उत्तर मैंने आपको दिया था, कितने नगर पंचायत में चुनाव हुआ था, तो इसका उत्तर 114 है। ठीक, फिर से बता देता हूं, नगर निगम की बात करते हैं तो 10 नगर निगम, अभी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 14 नगर निगम है। फिर नगर पंचायत, तो कितने नगर पंचायत, तो ये है 49 नगर पंचायत, और सॉरी नगर पालिका है ये, और ये हो जाएगा नगर पंचायत। तो इस तरह से ये 114 नगर पंचायत है। अब वही हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात करते हैं तो इसके अनुसार कुल नगर निगम 14 है, नगर पालिका 54 है और नगर पंचायत 124 है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ये चुनाव हुआ था, टोटल 14 नगर निगम है, तो 14 नगर निगम में से 4 नगर निगम ऐसा है जहां पे पहले से मतलब उसका कार्यकाल समाप्त ही नहीं हुआ है, आने वाले समय में उसका कार्यकाल समाप्त होगा, जैसे भिलाई है, रिसाली है, ठीक है, चरौदा है। तो इन जगहों में, इन नगर निगम में आने वाले समय में चुनाव को हम देखेंगे। चलिए, तो ये था 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत में चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं तो कितने ग्राम पंचायतों में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 11,672। तो 11,672 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव हुआ था। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 10,971 ग्राम पंचायत हैं। ठीक, ये 2011 के अनुसार था, लेकिन अब संख्या बढ़ गया है ग्राम पंचायतों को, वर्तमान में ग्राम पंचायत 11,672। अभी और बात करेंगे तो संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनाव के आधार पे, तो चुनाव के आधार पे 11,672 ग्राम पंचायतें थी जहां पे चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, 3 स्तर में, 3 चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ठीक, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट आप नाम से भी समझ सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक, कहां है भोरमदेव? अगर हम जिला की बात करते हैं तो ये कबीरधाम जिला में है। भोरमदेव की यदि हम और बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य का नवीन टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है। आने वाले समय में हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी देख सकते हैं। और केंद्र सरकार का स्वदेश दर्शन 2.0 ठीक है, इसमें भोरमदेव को शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। भोरमदेव की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम पे भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे महाकाल के तर्ज पर, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, महाकाल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर अब महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में भी शामिल किया गया है। अब आप ये देखिएगा कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में और किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धमतरी नगर निगम से निर्वाचित नवीन महापौर है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखते होंगे कि चाहे लोकसभा सदस्य की बात करते हैं, राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं, या महापौर की बात करते हैं, या मंत्री परिषद की बात करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के रूप में हो या फिर नॉर्मल वन लाइनर के फॉर्म में हो। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लाया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि ये अभी 2025 का तो करंट अफेयर का सवाल नहीं है। कई बार आप देखते होंगे कि 1 साल 2 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। पिछले बार यदि हम CGPSC की बात करते हैं तो जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था
तो उसमें बजट का क्वेश्चन पूछा था, तो तत्कालीन बजट का क्वेश्चन आप पूछ के उसके 1 वर्ष पहले का बजट का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, हालांकि आपको उन सब चीज को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। तो धमतरी नगर निगम से निर्वाचित नवीन महापौर है जगदीश रामू रोहरा। ठीक है, अब हम और बात कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा कुल 14 नगर निगम में चुनाव हुआ था, सभी नगर निगम में महापौर हम देख रहे हैं। जैसे रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में मीनल चौबे, दुर्ग में अलका बागमार, जगदलपुर में संजय पांडे, रायगढ़ में जीवर्धन चौहान, चेमेरी में राम नरेश राय, अंबिकापुर में मंजूषा भगत, बिलासपुर में पूजा विधानी, कोरबा में संजू देवी राजपूत, राजनांदगांव में मधुसूदन यादव और धमतरी में रामू जगदीश रोहरा। तो ये कुल 10 नगर निगम और उनके महापौर हैं, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप 4 और नगर निगम के महापौर को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? और ये छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, भले ही वो अस्थायी सूची ही क्यों ना हो। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में स्थायी सूची में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, तीनों में राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। वही हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में नवीन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक, ओडिशा का सिमलीपाल 107वां क्रम के राष्ट्रीय उद्यान है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये हमें कहां देखने को मिलता है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये 3 जिलों में इसका विस्तार है। जैसे कि हम बात करते हैं कोरिया, मनेनगढ़, चेमेरी, भरतपुर और सूरजपुर। ठीक है, अब देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये बस्तर जिला में है। इंद्रावती की बात करते हैं तो ये बीजापुर जिला में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, आईजी का घर, आईजी का घर। ठीक है, आई से इंद्रावती, जी से गुरु घासीदास और का से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कौन सा श्रेणी है? तो प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे जो विश्व विरासत स्थल होता है इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला होता है प्राकृतिक श्रेणी, ठीक है, दूसरा कृत्रिम और तीसरा जो होता है प्राकृतिक प्लस कृत्रिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से युवान वॉलेंटियर कार्यक्रम किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? तो किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? युवान की बात करते हैं तो युवा प्लस 1 इन दोनों से मिलकर बना है युवान। तो वॉलेंटियर है, मतलब ऐसे व्यक्तियों को युवान नियुक्त किया गया है, वॉलेंटियर के तौर पर नियुक्त किया गया है जो उस क्षेत्र की मतलब बलौदाबाजार क्षेत्र के जो वन है, तो वन संसाधन हो या वन्य जीव हो या वहां की जैव विविधता हो, इन सब के संरक्षण के लिए, ठीक है, तो इन सब के संरक्षण के लिए युवान वॉलेंटियर का प्रावधान किया गया है जिला प्रशासन बलौदाबाजार के द्वारा। बलौदाबाजार वन मंडल द्वारा युवाओं को प्रकृति से जोड़ने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभिनव पहल है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? वन प्राणियों और जैव विविधता के संरक्षण कार्य से जोड़ा जाएगा इन लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, बटरफ्लाई एवं मोथ सर्वे 2025 का आयोजन कहां हुआ? चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ उत्तर देने का। ठीक,
और नेक्स्ट टाइम जैसे आप वीडियो देखते हैं ना, तो इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड के रूप में देखो, तो उससे क्या होगा, आप जल्दी, मान लीजिए 1.5 घंटा 2 घंटा का समथिंग कुछ बनता है, तो आप जैसे 1.25 या 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से देखते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप जरूर देखिए, एक बार एग्जाम में जाने से पहले भी आप 3-4 दिन पहले जरूर इस वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, बटरफ्लाई एवं मोथ सर्वे 2025 का आयोजन ये बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य में किया गया है। ये अभयारण्य कहाँ है, तो बलौदाबाजार जिला में है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला होता है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, सर्वे कराने का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, तो इस लक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो जो भी वहां पे बटरफ्लाई है, तितली की बात करते हैं, तो उसका क्या करना है, पहचान करना है, ताकि उसका सर्वेक्षण या संरक्षण आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो तितलियों का सर्वेक्षण करना है, उसका संरक्षण करना है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बटरफ्लाई एवं मोथ सर्वे 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, बारनवापारा अभयारण्य में किया गया है। 6 से 8 नवंबर तक तितलियों और पतंगों की प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन करना तथा आम नागरिकों में जैव विविधता संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के किस जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एक ही बार देखने को मिले, हो सकता है 2-3 बार हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। ठीक, कौन है, तो कोपरा जलाशय। कहां है, तो ये बिलासपुर के तखतपुर ब्लॉक में पड़ता है। ठीक, और वर्तमान में कुल रामसर स्थल की बात करते हैं भारत में, तो कुल 98 रामसर स्थल है। हाल ही में 2 नवीन रामसर स्थलों की घोषणा किया गया था। इस तरह से पूरे भारत में 98 रामसर स्थल है। ठीक है, तो अब आप कोपरा जलाशय के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन कीजिएगा कि कोपरा जलाशय कहां है, किस ब्लॉक में पड़ता है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो ये 210 हेक्टेयर है। चलिए, कोपरा जलाशय बिलासपुर जिले में है, कुल क्षेत्रफल 210 हेक्टेयर है। भारत में कुल 98 रामसर स्थल है। यहाँ जो जैव विविधता पाई जाती है, प्रमुख रूप से जो पक्षी यहाँ पे पाई जाती है, ये है कॉमन पोचार्ड, बार हेडेड गुज, इजिप्शियन गिद्ध, रिवर टर्न और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। तो ये प्रमुख जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 2025 को गिधवा परसदा क्षेत्र में किसका शुभारंभ किया गया? गिधवा परसदा क्षेत्र जो बेमेतरा जिला में पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेमेतरा जिला में पड़ता है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाल ही में बर्ड सफारी का प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है, तो इसके पीछे का कारण यही है, सीधा सीधी बर्ड है। तो बर्ड आप देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं, और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक बार व्यापम में भी पूछा गया था कि ये पक्षी किस स्थान पर देखा गया या पाया गया था। तो बर्ड सफारी, तो इसमें जो स्थानीय प्रजाति है या प्रवासी पक्षी है, ठीक है, तो इसका संरक्षण संवर्धन करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गिद्ध संरक्षण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? तो गिद्ध संरक्षण की हम बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ का पहला पहल है। ठीक है, जहां हम ये देख रहे हैं कि गिद्धों का किसी क्षेत्र में विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है। तो कहां किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय अभयारण्य में। चलिए, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व गिद्ध संरक्षण, यहां पे गिद्ध संरक्षण किया जा रहा है। गिद्धों, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्यों किया जा रहा है, तो इसकी घटती आबादी को बचाना है। ठीक है, ये विलुप्त प्रजाति है, इनकी आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे भी एक क्वेश्चन बना हुआ था। देखिए, गिद्ध की बात करते हैं तो ये पर्यावरण का सफाई कर्मी कहलाते हैं ये लोग, क्योंकि ये जितने भी जो मृत जीव जंतु हैं उसे वो इसके भोजन है, उसे खाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके बिना बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है, तो जो
जीव जंतु है, यदि सड़ गल जा रहा है तो उससे जो बदबू आ रहा है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहा है, वायरस उत्पन्न हो रहा है, तो उससे क्या होता है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोवर किस जिले में देखा गया है? ठीक, देखिए इसमें हर तरह का क्वेश्चन को रखा गया है, ये सोच के कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इस तरह का हर क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। तो प्रवासी पक्षी कैस्पियन फ्लोवर, ये कैस्पियन सागर के क्षेत्र में पाया जाता है, या रूस की बात करते हैं, कजाकिस्तान की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में ये कैस्पियन फ्लोवर पक्षी पाया जाता है। हाल ही में इसे बिलासपुर जिले में देखा गया है। ठीक, तो बिलासपुर जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर मंडला अमरकंटक मार्ग पर मोहन भाटा में इस पक्षी को देखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत इसरो ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है? ठीक है, सफलता प्राप्त की है 2 उपग्रहों को जोड़ने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेसडेक्स मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, क्यों? क्योंकि इस मिशन के थ्रू 2 उपग्रहों को जोड़ना या अलग करना, ठीक है, डॉकिंग या अनडॉकिंग कहा जाता है, तो उसके लिए यह मिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा आने वाले समय में हम भारत का अंतरिक्ष स्टेशन को देखेंगे, ठीक, इसके साथ ही साथ चंद्रमा पर मानव युक्त अभियान को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 2 उपग्रह को आपस में जोड़ना होगा, अलग करना होगा, तो इसके लिए ये एक प्रकार का समझिएगा ट्रायल मिशन है, जो अपने आप में कंप्लीट हो गया है और सक्सेसफुल भी है ये। ठीक है, अब स्पेसडेक्स मिशन के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ कब हुआ, इसका प्रक्षेपण यान क्या था, किस स्थल से प्रक्षेपण किया गया और भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, देखिए भारत जो है चौथा देश बन गया है, इससे पहले चीन, अमेरिका, रूस इस तरह का कारनामा कर चुके हैं। प्रक्षेपण यान PSLV C60 प्रक्षेपण तिथि 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। यह मिशन भारत की भविष्य की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में चंद्र मिशन, यहां से नमूना वापस लाया जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इस तरह का मिशन को अंजाम देने के लिए ये स्पेसडेक्स मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब उपग्रह ने सूरज के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रच दिया है? आपको बताना है कि ये पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी के हैं। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए इसका। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा नासा। नासा ये अमेरिका का है अंतरिक्ष एजेंसी, इनके द्वारा पार्कर सोलर प्रोब उपग्रह भेजा गया था। ये सूरज के सबसे करीब पहुंचा। सूरज के सबसे करीब मतलब जो सूरज के जो बाहरी वायुमंडल होता है, जिसे कोरोना कहा जाता है। ठीक है, कोरोना, सूर्य के जो बाहरी वायुमंडल है, बाहरी वातावरण है, उसे कोरोना कहा जाता है, और यहां तक पहुंचने में ये उपग्रह जो है सफलता प्राप्त किया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके पीछे का कारण था, इस मिशन को भेजने के पीछे का कारण था कि सूर्य का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, और देखिए इसरो की बात करते हैं तो ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स की बात करते हैं तो ये भी अमेरिका का ही है। एलन मस्क का ये प्राइवेट स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा की हम बात करते हैं तो ये जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए, नासा का पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ। सूर्य के रहस्यों को सुलझाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है जिसने सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना को छुआ है। ठीक है, सूर्य के सबसे ज्यादा करीब पहुंचने वाला यही एक मिशन है। इससे पहले एक हम देखते हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन का भी कार्य यही था कि सूर्य के करीब पहुंचकर सूर्य का अध्ययन करे। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के संशोधन पर किसके अध्यक्षता में कार्य समूह का गठन किया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा समिति का गठन किया गया है, आपको बताना है इसका उत्तर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश चंद।
तो प्रोफेसर रमेश चंद समिति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष पे क्या करे, अपना एक निर्णय प्रस्तुत करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अन्य समिति की बात करते हैं तो नरसिम्हन समिति की बात करें तो ये बैंकिंग सुधार के लिए लाया गया था। राजा चेलैया समिति की बात करते हैं तो ये कर सुधार के लिए, और हजारी समिति की बात करते हैं तो ये औद्योगिक नीति को लेकर, ठीक है, औद्योगिक नीति को लेकर इसने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं। ये प्रमुख समिति है, एग्जाम में समिति से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए किस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भार्गवास्त्र। यह भारत का प्रथम स्वदेशी, ठीक है, यह स्वदेशी एंटी मिसाइल है जो ड्रोन से यदि कोई हमला हो रहा है भारत में, यदि आप देखते होंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन हम देखते हैं, तो उन ड्रोन को नष्ट करने के लिए इस मिसाइल सिस्टम को लाया गया है। इसका नाम है भार्गवास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण के लिए किस स्थान पर मंजूरी दी है? ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। तीसरे लॉन्च पैड, ये लॉन्च पैड क्या होता है? तो लॉन्च पैड वो स्थल है जहां से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रक्षेपण यान के द्वारा, लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया जाता है। तो ये तीसरे क्रम का है, ठीक है। तो इससे पहले प्रथम क्रम या द्वितीय क्रम का लॉन्च पैड को हम देखते हैं, ये कहां है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और अब तृतीय क्रम के लॉन्च पैड का निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। क्यों किया गया है? तो देखिए, आपको पता होगा कि आने वाले समय में भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनने वाला है, जो कि 2035 में पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ ही साथ 2040 में भारत सरकार का लक्ष्य है कि चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन को अंजाम दिया जाए। तो इस मिशन को अंजाम देने के लिए हमें एक ऐसा लॉन्च पैड की जरूरत है जो भारी उपग्रहों को लेकर चला जाए। अभी तक हम बात करते हैं तो ये जो दूसरा लॉन्च पैड है, यहां से 6100 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाया गया है। लेकिन अगर हम इससे और भारी के पेलोड की बात करते हैं तो ये लॉन्च पैड से संभव नहीं है। इसलिए तृतीय लॉन्च पैड के निर्माण का मंजूरी दे दिया गया है, ठीक। और ये जो लॉन्च पैड है, जो न्यू जनरेशन के लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, न्यू जनरेशन के जो लॉन्च व्हीकल है, उन सारे लॉन्च व्हीकल को ये तीसरे लॉन्च पैड के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये कहां पे है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की स्वीकृति मिल गया है। इसरो के दो लॉन्च पैड की हम बात करते हैं, तो प्रथम लॉन्च पैड और द्वितीय लॉन्च पैड ये पहले से था, मैंने आपको बताया। और ये क्यों लाया जा रहा है तो ये मैंने आपको बताया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ही है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि भारत में कुल 98 रामसर स्थल है, ठीक। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो देखिए, सबसे ज्यादा यदि हम रामसर स्थलों की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है, कुल 20 रामसर स्थल यहाँ पे है। वही दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कुल 11 रामसर स्थल है। हाल ही में 2 नए रामसर स्थल की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 11 हो गया, इससे पहले 10 था। और जो नवीन उत्तर प्रदेश में आया है रामसर स्थल, इसके बारे में आप बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? सौर ऊर्जा क्षमता, ठीक है, तो ये नवीकरण ऊर्जा का एक उदाहरण है। नवीकरण ऊर्जा ऐसा ऊर्जा को बोलते हैं जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है। इसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा भी बोलते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा को कहा जाता है जो जिसकी संसाधन सीमित है। जैसे हम तापीय ऊर्जा की बात करते हैं, तापीय ऊर्जा में क्या होता है, कोयला का दहन होता है, वहां से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उससे हम विद्युत प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं या विद्युत प्राप्त करते हैं, ये सौर ऊर्जा या सूर्य विकिरण के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत जो है, ये चौथे क्रम का देश बन गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन का। ठीक, सौर ऊर्जा उत्पादन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है, उसके बाद अमेरिका के द्वारा किया जाता है और तीसरे नंबर पर है भारत। वर्तमान में भारत करीब करीब 135 गीगावाट का सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन कर रहा है, ठीक है, 135 गीगावाट। वही इसका 2014 की बात करते हैं तो ये लगभग 2.7 गीगावाट का ही विद्युत उत्पादन करता था। सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर यदि हम ऊर्जा की बात करते हैं तो देखिए, ऑल ओवर ऊर्जा भारत के द्वारा करीब करीब 500 गीगावाट किया जा रहा है। हालांकि 500 गीगावाट के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा चुका है, तो 500 गीगावाट से अधिक भारत के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें यदि हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा ये 135 गीगावाट है। सौर ऊर्जा का लक्ष्य योगदान कितना है, तो 135 गीगावाट है, ठीक। और वही हम बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा का और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करते हैं तो ये करीब करीब 250 गीगावाट है, ठीक है। ये नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो उत्तर दीजिए। देखिए, दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? दक्षिण चीन सागर, हालांकि उस एरिया में चीन का ही आधिपत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ठीक है, आज आप देख रहे होंगे आज का जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, एआई का जमाना है, ठीक है। आज एआई के माध्यम से हम न जाने कितने सारे कार्य कर रहे हैं। हमारा चाहे मेडिकल का कार्य हो, चिकित्सा से संबंधित जो भी काम हो, इंजीनियरिंग का जो भी काम हो, या फिर यदि हम किसी एनिमेशन की बात करते हैं, ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं, सारा का सारा आज एआई के माध्यम से काफी आसान हो गया है। तो ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये फ्रांस में आयोजित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है, अपने कंटेंट को लेकर ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है और इसका नाम है XAI, है ना। ग्रुप 3 चैटबॉट है, इसके निर्माता कंपनी है XAI। ये कंपनी एलन मस्क का है, ठीक है। ये एक अमेरिकी उद्योगपति है, इन्हीं का स्पेस एक्स भी है, अंतरिक्ष एजेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला किस क्रम का देश बन गया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के लिए। तो लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत ये चौथे क्रम का देश बन गया है, ठीक।
अब ध्यान रखिएगा कि लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, मतलब ये लेजर के माध्यम से जो ड्रोन है इसे आसानी से नष्ट करने में ये सक्षम है, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल हो। यदि इसकी हम रेंज की बात करते हैं तो ये 5 किलोमीटर तक के दूरी में आसानी से ये किसी भी ड्रोन को या मिसाइल हो उसे आसानी से तबाह कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसके यदि हम लेजर की क्षमता की बात करते हैं, ठीक, लेजर क्षमता की बात करते हैं तो ये 30 किलोवाट का है, जो अपने आप में काफी पावरफुल है। इसका नाम भी देख लीजिएगा, MK2A है, डीआरडीओ के द्वारा निर्माण किया गया है। कई बार पूछा जाता है कि किस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत से पहले रूस, चीन और अमेरिका ने इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा S-400 किस देश की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत ने खरीदा है? ये S-400 ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा जब हम ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं, ठीक है। इस समय S-400 का काफी ज्यादा उपयोग किया गया है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक साथ 72 मिसाइल एक साथ 72 मिसाइल दाग सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसे रूस से खरीदा है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के निर्माण में किस राज्य या यूटी ने सफलता हासिल की है? ठीक है, जीन संपादित भेड़ किसके द्वारा बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। देखिए, कश्मीर स्थित शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टर्म को, जीन संपादित। आप जैसे मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें भी इस तरह की चीजों आप देखते हैं, ठीक है, जहां बीटी बैगन है, गोल्डन राइस है, इस तरह की चीजों को आप प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन में आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया है? हरित हाइड्रोजन परियोजना, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जितने भी बंदरगाह है सबको हरित बंदरगाह के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है कहां पे है बताना है आपको। ठीक, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तूतीकोरिन बंदरगाह, कई बार बंदरगाह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और भी भारत में कई प्रमुख बंदरगाह है, आप उनके बारे में भी अध्ययन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? यहां से भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सीजीपीएससी के एग्जाम में हम देखे हैं। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ वर्ष होता है, उस वर्ष को कुछ विशेष दिन पर घोषित कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा किया गया है। चलिए, और कुछ है, व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, दोनों के एग्जाम में मैं इससे संबंधित काफी क्वेश्चन देखा हूं, 2-3 क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूं। ठीक, एक बार व्यापम में मैच ऑफ फॉलोइंग के रूप में दिया गया था, एक तरफ सन दे दिया गया था, वर्ष दे दिया गया था, दूसरी तरफ ये दिवस को दे दिया गया था कि किस वर्ष में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे 2026 से स्टार्ट करते हैं, 2026 अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, साथ ही साथ सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ये 3 जो है 2026 के लिए निर्धारित है। ठीक, इसके बाद 2027 की हम बात करते हैं
तो सतत और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और कानूनी साक्षरता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2029 में क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रही रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ष है, किस लिए मनाया जा रहा है इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जस्टिस के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है? ठीक, संविधान से संबंधित है, हालांकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है तो करंट अफेयर में रखा गया इसे। अब एग्जाम में आप पढ़ते होंगे या संविधान वाले चैप्टर में आप पढ़ते होंगे महाभियोग क्या है, किसके खिलाफ लाया जाता है और इसके लाने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, महाभियोग की जब हम बात करते हैं तो हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया गया था और इसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो दोनों में लाया गया था। ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा क्यों लाया गया? तो इसके पीछे का कारण था कि इसके घर में नगद कैश प्राप्त हुआ था, जिसके उसके बारे में इन्होंने बता भी नहीं पाया कि नगद जो है कहां से आया गया था। ठीक है, चूंकि बताना बहुत जरूरी होता है कि आपके पास यदि कैश है तो कैश का सोर्स क्या है, आप इतना सारा कैश कहां से लाए। क्या होता है, तो इनके घर में आग लग जाता, तो आग को बुझाने के लिए जब दमकल कर्मी आते हैं ना, तो वो देखते कि इतना सारा पैसा इसके एक कमरे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी के लिए जांच गठित होती है और जिसमें ये एक रूप प्रकार से दोषी पाए जाते हैं, तो इसी को हटाने के लिए लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और 145 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है। ठीक है, अभी एक समिति के माध्यम से जांच चल रहा है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। किस राज्य में तातो 2 नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? ठीक है, चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तातो 2 नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये 700 मेगावाट का विद्युत उत्पादन यहां से किया जाएगा। किस नदी में है? तो श्योम नदी में है। ये भी याद रखेंगे कि तातो 2 नामक जो जल विद्युत परियोजना है, कहां राज्य, तो राज्य का बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। कितना विद्युत उत्पादन होना है? तो 700 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होना है। किस नदी में है? तो श्योम नदी में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है। ठीक, तो भारत जो है बहुत ही ज्यादा पहल कर रहे हैं ताकि जो ग्रीन हरित ऊर्जा हो, चाहे हरित बंदरगाह हो या हरित प्लांट हो, तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा भारत सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और इसी के तहत भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है और ये गुजरात राज्य में है। ठीक, तो जितने भी पहला है भारत में, जो भी चीजें हम पहला देखते हैं, पहली बार देखते हैं, वो सारा का सारा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम बंदरगाह को लेकर देखे थे। ठीक है, राष्ट्रीय हरित बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, तो मध्य प्रदेश में हम काफी ज्यादा टाइगर देखते हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हम चीता भी देखते हैं। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हमें टाइगर की बहुत ही ज्यादा इसकी संख्या देखने को मिलता है। यदि हम पूरे देश की बात करते हैं तो सर्वाधिक यदि हम बाघ देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ही है। साथ ही साथ चीता की बात करते हैं तो चीता भी मध्य प्रदेश में ही हम देखते हैं। हाल ही में कुनो राष्ट्रीय अभयारण्य है, कुनो राष्ट्रीय अभयारण्य में चीता सफारी बनाया जा रहा है। ठीक, तो चीता से यदि हम बात करते हैं तो समझिएगा नामीबिया से कुल 8 चीता 2022 में लाया गया था और इस तरह से भारत में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया। अब आपको देखना यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर हो या प्रोजेक्ट चीता हो, ये किस वर्ष लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन, ये सारा का सारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए।
ठीक है, तो इसरो के द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किया गया है, चाहे वो 2027 का हो, 2030 का हो, 2035 का हो, 2040 का हो, ये सारा का सारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आगामी लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को, ठीक है, जहां से जो नए जनरेशन का जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित होगा वो सारे के सारे वहां से होगा। तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन ये 2027 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 4 जहां चंद्रमा पर वहां की जो मिट्टी है, पत्थर है, तो वहां का परीक्षण किया जाएगा, तो वहां से मतलब सैंपल उठाया जाएगा, उस सैंपल को भारत लाकर यहां पे उसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, चलिए 2030 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 2030 में मंगलयान मिशन, ठीक है, मंगलयान 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा। 2040 की बात करते हैं तो चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन को अंजाम दिया जाएगा। वही 2027 की हम बात करते हैं तो एक और मिशन इस वर्ष हम देखेंगे, वो है गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन, गगनयान मिशन जहां पे शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य पायलटों का परीक्षण भी कंप्लीट हो चुका है इस मिशन के लिए। तो उसमें से 3 किसी पायलट को लेकर जाया जाएगा। हाल ही में शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 18 दिन करीब करीब बिताए हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और गगनयान मिशन हो, चाहे वो हमारा मानव युक्त मिशन होगा जो आने वाले समय में हम देखेंगे, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मिशन था एक्जियोम 4। चलिए आगे देखते हैं। इसरो का ऐतिहासिक 100वां मिशन NVS-2 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इस तरह का क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि नहीं, कि किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, किस स्थान से किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किस उपग्रह को लेकर गया, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा GSLV F-15। चंद्रयान की हम बात करते हैं तो LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन है। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है और मिशन नंबर 3 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, ध्यान रखेंगे। चलिए GSLV F-15 तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपने स्पेस पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 100वां मिशन है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंचुरी इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो भारत की बात करते हैं या इसरो की बात करते हैं तो उसका अपना 100वां मिशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या उपग्रह को लेकर गया था? तो NVS नेविगेशन उपग्रह ये एक प्रकार का। तो NVS-02 उपग्रह को ले जाने वाले GSLV F-15 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? चलिए उत्तर दीजिए। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका उत्तर मैं पिछले वीडियो में भी दिया हूं। ठीक है, जस्ट तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, मैराथन सीरीज की बात करते हैं, तो वहां पे भी हम इस तरह की चीजें देखे थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैं वहां पे बताया था कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन हम मणिपुर में देखते हैं। यहाँ पे 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लगा? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद को देख लेंगे और भी जो चीजें हैं उन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये संविधान से संबंधित भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है, हाल ही में कुछ दिन पहले राष्ट्रपति शासन वहां से हटा दिया गया था। ये कब हुआ था? तो एन बीरेन सिंह, ठीक है, तो वहां पे जो जनजाति विद्रोह हुआ था, जनजाति जो समस्याएं आई थी उनको ध्यान में रखते हुए वहां के मौजूदा जो मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार ने किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान को 98 बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक है,
तो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो कुल भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे नया कौन है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय उद्यान 98 बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है और हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे 58वां क्रम का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और आप ये भी देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में जो 56वां क्रम का था, अब आप सोचिए 56वां क्रम का जो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी टाइगर रिजर्व है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश के 58 क्रम के बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस राज्य सरकार द्वारा कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया गया है। कुरियन जोसेफ समिति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र राज्य के बीच जो टकराव होता है तो उस टकराव को खत्म करने के लिए, गतिरोध को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध बहुत ही अच्छा हो। यह देखा गया है कि यदि केंद्र में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है और राज्य में किसी दूसरे पार्टी का सरकार है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा हम देखते हैं केंद्र राज्य के मध्य जो गतिरोध होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार है, केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, तो यहाँ पे हम इस राज्य में केंद्र राज्य संबंध को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय केंद्र और राज्य के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितना वर्तमान में हम देखते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमको यह बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए हम यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति को देखते हैं, वो है सरकारिया आयोग। ठीक है, दूसरा पुंछी समिति। ठीक है, तो सबसे प्रमुख है सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए इस समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था, तो इस वर्ष को आप ध्यान रखिएगा कब किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। ठीक है, तो यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत से 2 हम अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं, जिसमें से पहला राकेश शर्मा जो 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, उसके बाद 2025 में शुभांशु शुक्ला गए थे। लेकिन शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा में अंतर है। यदि हम बात करते हैं राकेश शर्मा का, तो ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन वही हम बात करते हैं शुभांशु शुक्ला का, तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष तो गए थे लेकिन अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में। ठीक है, स्पेस स्टेशन, तो स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे क्रम के हैं, पहले क्रम के राकेश शर्मा है। ठीक, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, ये 3 और ये पूरे समुचित रूप से बात करते हैं, ये चारों के चारों आने वाले समय में 2027 में गगनयान मिशन होना है, तो गगनयान मिशन के लिए चारों सिलेक्टेड हुए। ठीक है, इनका परीक्षण कंप्लीट हो गया है और 2027 में इनमें से कोई 3 गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष पर जाएंगे। ठीक, अंतरिक्ष पर जाएंगे और वापस भारत, मतलब वापस फिर पृथ्वी पर लौट आएंगे।
ठीक है, तो एक्जियो मिशन की हम बात करते हैं तो ये एक्जियो मिशन 25 जून को प्रारंभ हुआ था और 15 जुलाई को यह समाप्त हो गया था। मतलब 25 जून को अमेरिका के स्पेस स्टेशन से गए थे, ठीक है, और 15 जुलाई को वापस पृथ्वी पर लौट आए थे। तो इस तरह से कुल लगभग 18 दिन का हम ये देखते हैं इसे। बगलीहार जल विद्युत परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब। तो चिनाब नदी में बगलीहार जल विद्युत परियोजना बनाया गया था। और आपको ये जवाब देना कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ की संख्या दर्ज की गई है? हिम तेंदुआ, अक्सर हम हिम तेंदुआ को हिमालय क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है, तो ये जो भारत है हमारा, तो इस भारत का जो यहाँ पे हम हिमालय क्षेत्र देखते हैं, तो इन्हीं क्षेत्रों में हम हिम तेंदुआ देखते हैं। हिम, आपको पता होगा हिम का मतलब, ठीक है, इंग्लिश में आइस भी बोल सकते हैं। तो जो बर्फीली क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम हिम तेंदुआ को देखते हैं। और सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ की हम बात करते हैं तो ये लद्दाख में है। करीब करीब 700 से अधिक हिम तेंदुआ की उपस्थिति वहां दर्ज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसे मुझे सम्मेलन वाले टॉपिक में लेना चाहिए, लेकिन ये पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए मैं पर्यावरण वाले टॉपिक में लिया हूं। ठीक है, तो किस राज्य में COP30 का आयोजन किया गया? तो यह है ब्राजील। तो ब्राजील के बेलम क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। और यदि हम बात करते हैं COP31 का, तो यह तुर्की में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए समुद्रयान नामक भारत के पहले मानवयुक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030 में। ठीक है, समुद्रयान मतलब जो मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी है, तो उसे समुद्र के अंदर लेकर जाया जाएगा। ठीक 6 किलोमीटर के गहराई तक समुद्र का अध्ययन किया जाएगा और इस मत्स्य, ठीक है, मत्स्य 6000 जो पनडुब्बी है, इसमें 3 गोताखोरों को बैठाया जाएगा और इस तरह से समुद्र के अंदर का जो परीक्षण है इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मानव मुक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2026। 27 की हम बात किए तो 27 में 2 मिशन प्रारंभ होने वाला है। ठीक, जैसे कि चंद्रयान 4, इसके साथ ही साथ गगनयान। ठीक, 25 तो गुजर गया और 2030 की हम बात करते हैं तो 2030 में हम मंगलयान मिशन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि भारत में वर्तमान में कुल 107 राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो नवीन राष्ट्रीय पार्क की घोषणा हुई है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम पूछ दिया गया है, हालांकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इस समय जो इसकी थीम था वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना है, हराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हाथी संघर्ष रोकने हेतु गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यदि हम बात करते हैं गज मित्र योजना का, तो गज मित्र योजना ये असम सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है
ताकि हाथी और मानव के बीच द्वंद्व न हो। आपको पता होगा कि हाथी और मानव के बीच बहुत ही ज्यादा द्वंद्व हम देखते हैं, क्योंकि मानव जो है जंगलों को तबाह कर रहे हैं, जंगल को हटाकर वहां पे शहरीकरण कर रहे हैं, वहां पे बस्तियों को निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वन्य जीव प्राणी है वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो उसका पुराना निवास स्थल होता है तो वापस वहां पे लौट आता है। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में हो, चाहे मुख्य रूप से सरगुजा की बात करते हैं, रायगढ़ की बात करते हैं, जसपुर की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में हम काफी ज्यादा मानव हाथी मानव द्वंद्व को देखते हैं। तो इसी चीज को सुधारने के लिए या रोकने के लिए, कम करने के लिए असम सरकार के द्वारा गज मित्र योजना लाया गया है। ठीक है, तो असम सरकार ने राज्य के 8 सबसे ज्यादा मानव हाथी संघर्ष वाले जिलों में गज मित्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य भारत की किस क्रम की संपत्ति बन गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य ये 44वें क्रम का है और ये कुल 12 किलो को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कुल 12 किले शामिल है और इन 12 किले हम 2 राज्यों में मुख्य रूप से देखते हैं, एक तो है महाराष्ट्र है और दूसरा है तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये 12 किले को देखा गया है, जहां तमिलनाडु में जिंजी किले को देखा गया है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कुल कितने किले हैं, तो कुल कितने किले हैं? 12 किले हैं। किन किन राज्यों में? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में केवल एक किला है, इसका नाम है गिंगी किला। बाकी 11 जो किला है वो हम महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सा 11 किले हैं? तो सालहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधु दुर्ग। तो ये रायगढ़ के किले हैं और तमिलनाडु में एक है गिंगी किला। चलिए तो याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार मिशन निसार को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा GSLV F-16। ठीक है, निसार की हम बात करते हैं तो ये जो निसार है नासा और इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है ये। ठीक है, तो GSLV F-16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 जुलाई 2025 को नासा और इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार उपग्रह का प्रक्षेपण करने जा रहा है। ये हो चुका है, 30 जुलाई 2025 संपन्न हो चुका है। और किस रॉकेट के माध्यम से किया गया था? तो GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई 2 परियोजना को मंजूरी दी है? कलई 2 परियोजना ये लोहित नदी में है, लोहित नदी में है और राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई परियोजना लाया जाता है तो इसका 2 प्रमुख उद्देश्य होता है। पहला कि ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक। दूसरा जो होता है, जो जल संकट है उसे दूर करना, चाहे वो पेयजल हो या तो फिर कृषि के लिए उपयोग हो या फिर उद्योग के लिए उपयोग क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन, हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भारत कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का घोषणा भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2025 को किया गया था। यह बोला गया था कि भारत में किसी भी बाहरी चाहे वो ड्रोन हो या फिर ताकत हो, तो भारत में कोई बाहरी ताकत प्रवेश नहीं कर सकता। उनका यह बोलना था कि जो हम आए दिन जो क्या बोलते हैं कि जो ड्रोन हमला है, ठीक है, तो इस तरह का जो हमला होता है भारत में उसे बिल्कुल पूरी तरह से रोका जाएगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सुदर्शन चक्र लाया गया है। अगला क्वेश्चन, एक्जियम 4 मिशन की वापसी पृथ्वी पर किस तिथि को हुई? तो एक्जियम 4 मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे हम भारत की तरफ से पहला हम अंतरिक्ष यात्री को देखते हैं जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गया है। कौन गया है? तो शुभांशु शुक्ला गया है। कब गया? तो 15
25 जून को गया था, ठीक है। इस समय ये प्रारंभ हुआ था मिशन और 15 जून को समाप्त हुआ। 15 जून को ये लोग वापस पृथ्वी पर आ गए थे। ठीक है, तो मिशन 25 जून को प्रारंभ हुआ, 15 जून को समाप्त हुआ था। किस रॉकेट के माध्यम से गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से गया था। ये रॉकेट की हम बात करते हैं तो ये स्पेस एक्स का है, ठीक। प्रक्षेपण स्थल केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, ठीक। शुक्ला और उनके 3 सहयात्री कुल 4 लोग गए थे, 18 दिन तक वहां रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक। और उन्होंने इस बार क्या पाया, मतलब इस दौरान जो 18 दिन का जो था, इसमें पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा उन्होंने की है, चक्कर लगाया है। मतलब भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू किया जाएगा। तो निजी इंटरनेट सैटेलाइट किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये अनंत टैंक, अनंत अंबानी का एक कंपनी है, अनंत टैंक, इसी के द्वारा निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू किया जाएगा। ठीक है, हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह प्रोजेक्ट इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया और इसके 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। तो कब शुरू होगा? तो ये 2028 में शुरू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है? तो स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, अभी हम लोग बात किए थे अंतरिक्ष स्टेशन का, तो वो मुख्य रूप से अमेरिका का प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष स्टेशन है। लेकिन भारत का यदि हम अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं तो ये 2035, ठीक, 2035, और वही हम बात करते हैं मानव को चंद्र पर भेजने की जो लक्ष्य रखे हैं इन्होंने 2040 तक या 2040 में रखा है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2035 और 2040। ठीक है, तो ये आगामी लक्ष्य भारत सरकार का, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप रिसर्च स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, तो ये रिसर्च स्टेशन है जो अंतरिक्ष में अनुभव होने वाला है, उस अनुभव को भारत में ही रहकर महसूस किया जाए, इसके लिए ये होप मिशन को लाया गया है। इसरो का ही एक मिशन है ये। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? तो 1 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। कहां है? तो लद्दाख में है। यह पर भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषण की तैयारियों का एक हिस्सा है। मतलब ये वो जगह है जहां पे रहकर हम अंतरिक्ष जैसा फील कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा 3 यानी कि चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ था। प्रक्षेपित तो खैर बहुत पहले हो गया था। तो चंद्रमा 3 मिशन के तहत जो लैंडर है, ठीक है, लैंडर जिसका नाम था विक्रम, तो उस लैंडर विक्रम ने दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो LVM-3M4 के माध्यम से, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 4। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी सजा का प्रावधान है? ठीक है, तो देखिए यदि कोई उल्लंघन करता है तो अधिकतम 3 वर्ष है और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, या बार बार अपराध कर रहा है तो 3 से 5 वर्ष की कैद है और 2 करोड़ तक का जुर्माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है? ठीक है, पहला परीक्षण किया है किस देश के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के द्वारा। देखिए, चीन ने अपने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण चीन के 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सारा का सारा देश चंद्रमा पर पहुंचने के लिए एक रेस की तरह कर रही है, मतलब कौन सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचेगा। खैर, चंद्रमा पर तो पहले ही पहुंचा जा चुका है, लेकिन वहां पे जो मानव बस्ती निर्माण करने की बात हो रही है या फिर एक संभावना जताई जा रही है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के द्वारा इस तरह का परीक्षण किया जा रहा है। भारत के द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है, जहां पे चंद्रमा पर 2040 में मानव युक्त मिशन को अंजाम दिया जाएगा। या हम बात करते हैं चंद्रमा 4 मिशन, जहां पे वहां से सैंपल लेकर लाया जाएगा भारत में, जो 2027 में प्रारंभ होने वाला है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं और सभी देशों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सके हम चंद्रमा को लेकर एक तैयारी कर सके, ठीक है, परीक्षण कर सके उसको लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन, रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो वेनेरा डी मिशन की बात करते हैं तो किस ग्रह पर? तो वीनस, वेनेरा वीनस से संबंधित है, शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए यह मिशन लाया गया है। ठीक है, तो 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन को भेजने की घोषणा की है। यह मिशन एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान से लैस होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? फाइटोसौर जीवाश्म जो बहुत ही करोड़ वर्ष पुराना होता है, ठीक है, कहां पे प्राप्त हुआ है? तो जैसलमेर में प्राप्त हुआ है। देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है, जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। या इसकी काल की बात करते हैं तो जुरासिक काल। काल को लेकर एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि काल को मतलब उसके क्रम से जमाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो जुरासिक काल हो या पैलियोलिथिक काल हो या किसी प्रकार का काल हो, तो आप उसको भी एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल को लॉन्च किया है? ठीक, इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन हम देखते ही देखते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसके द्वारा, मतलब किस धातु का उपयोग किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में? तो जेमिनी की हम बात करते हैं, ये गूगल की एक कंपनी है। किसकी कंपनी है? गूगल की कंपनी है। ये पहले नैनो बनाना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नैनो बनाना, जिसे बाद में अपग्रेड कर जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज के नाम से बना दिया गया, मतलब नामकरण कर दिया गया है। थोड़ा एडवांस भी बनाया गया है, और एडवांस इतना कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार का इमेज जनरेट कर सकते हैं। बस आप अपना एक इमेज डालिए और उस इमेज को जिस प्रकार से आप क्रिएट करना चाहते हैं, सरल शब्दों में आप लिख दीजिए, ये जेमिनी उस प्रकार से उस इमेज को कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो मानव का जो आसान भाषा होता है, सरल भाषा होता है, उस भाषा में बहुत ही आसानी से हम किसी भी फोटो को अपग्रेड कर सकते हैं, बना सकते हैं एआई के माध्यम से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? ठीक है, स्वदेश निर्मित चिप। तो हम ये जो स्वदेश निर्मित चिप की बात करते हैं, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर ये विक्रम 32 है। ये 32 बीट का है। ठीक है, 32 बीट का है विक्रम 32। इसका यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो का जो सेमीकंडक्टर लैब है, उस लैब के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यदि हम इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग रॉकेट में किया जाएगा। साथ ही साथ एक और हम माइक्रो प्रोसेसर हम देखे हैं भारत में। ठीक, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। बस आप सोचिए कि वो कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, चिप को विक्रम नाम दिया गया है, याद रखेंगे। ये 32 बीट का है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस बीट का है ना? तो 32 बीट है, 8 बीट है, 16 बीट है, 64 बीट है। तो इस तरह से कौन सा बीट है, तो याद रखेंगे 32 बीट का ये माइक्रो प्रोसेसर है।
रॉकेट में इस्तेमाल किया जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया? तो इसरो की सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए, अब बायोस्फीयर से संबंधित दो क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है मैं आपको बता देता हूं कि भारत में कितने बायोस्फीयर है। ठीक है, भारत में कितने बायोस्फीयर है? छत्तीसगढ़ में भी एक बायोस्फीयर है, उसका नाम क्या है? या एक और पुराना जो था उसका नाम क्या है? कौन से क्रम का है? और यदि हम बात करते हैं यूनेस्को में, भारत के कितने बायोस्फीयर को यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है? ठीक है, यूनेस्को का मान्यता प्राप्त है कितने बायोस्फीयर। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन यहां से बनता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी, तो मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन में, भारत के पहला चीता सफारी ये कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य में किया जाएगा। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार यदि भारत में अगर किसी क्षेत्र में चीता को लाया गया था तो वह है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि आसानी से वहां पे चीता सर्वाइव कर सके। ठीक, और इसी चीता से संबंधित एक और क्वेश्चन है, तो एक मुखी नामक एक वयस्क चीता है। यह बोला गया है कि जो मुखी नामक चीता है वो भारत की पहली या भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता है। ठीक है, तो ये चीता सफारी कहां? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, यहीं पे प्रोजेक्ट चीता भी हम देखते हैं। अब प्रोजेक्ट चीता कब प्रारंभ हुआ? तो 17 सितंबर 2025 को प्रारंभ हुआ था। यहीं पे हम देखते हैं नामीबिया से 8 चीते को भारत में लेकर लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जाएगा? तो यह है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान। ठीक, तो मैंने बार बार जिक्र किया है कि मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। चलिए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। ठीक, बताइए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2027। 2027 में गगनयान मिशन को भी हम देखेंगे, साथ ही साथ चंद्रयान 4, ठीक है, चौथे क्रम का मिशन है चंद्रयान मिशन, उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ 2030 में हम मंगलयान मिशन को देखेंगे और 2035 में भारत का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इनका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया मुखी के बारे में, तो इनका जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है और ये भारत पहला चीता है जो वयस्क चीता बन गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता दिसंबर 2025 में कितने गीगावाट को पार कर गई, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है? कुल स्थापित बिजली क्षमता मतलब ये सीधा सीधी समझिए भारत कितना विद्युत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, कितने गीगावाट को पार कर चुका है सितंबर 2025 की स्थिति में? तो 500 गीगावाट। ठीक है, तो ये 500 गीगावाट में आप परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार की ऊर्जा को आप देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 100 गीगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता को पार कर चुका है और वर्तमान में दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो 135 से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। चलिए इसमें कुछ और देख लीजिए, ये 11/12/2025 की स्थिति में है। टोटल कैपेसिटी यहां पे हम देख सकते हैं 505 है ना, इसको बात करते हैं 505 गीगावाट।
ठीक है, 505.726 गीगावाट। इसमें सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो 129 गीगावाट है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये दिसंबर 2025 तक वर्तमान में 135 प्लस में है। बायो पावर की बात करते हैं तो ये 11 गीगावाट है। स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो ये 5 गीगावाट है। विंड पावर की बात करते हैं तो ये 53 गीगावाट है। न्यूक्लियर की बात करते हैं तो ये 8 गीगावाट है, तो 8.78, ठीक है। आगे इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहां पे भारत सरकार के द्वारा 2031, 32 और 2047 का एक लक्ष्य रखा गया है, जहां पे हम न्यूक्लियर पावर को देखेंगे। आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर की यदि हम क्षमता की बात करते हैं तो ये 100 गीगावाट तक हो जाएगी, अभी वर्तमान में 8 गीगावाट है। हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो ये 50 गीगावाट है। थर्मल की बात करते हैं तो 246 गीगावाट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये दिसंबर 2025 के का है ये डाटा। प्रतिशत भी दिया गया, सबसे ज्यादा प्रतिशत की बात करते हैं तो थर्मल पावर का है 48% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सौर ऊर्जा, तीसरे नंबर पे विंड, चौथे पे हाइड्रो है, ठीक है, पांचवे पे बायो है। उसके बाद फिर हम न्यूक्लियर और फिर स्मॉल हाइड्रो पावर को देखते हैं। ये हाइड्रो और स्मॉल हाइड्रो में अंतर है। अगला क्वेश्चन, बोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वर्तमान में कुल 98 रामसर स्थल है, जहां हम सबसे ज्यादा देखते हैं तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है, और ये जो बोगाबिल झील की बात करते हैं तो ये बिहार राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन स्कैनर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट सन कैचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आज हम वर्तमान में एआई को देखते हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर देखते हैं, पृथ्वी में देखते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार ये सौर ऊर्जा से चलने वाली अंतरिक्ष में जितने भी उपग्रह होंगे उन सभी से डाटा इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके एक डाटा एआई सेंटर बनाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है सन कैचर। किसके द्वारा लाया जा रहा है? तो ये गूगल के द्वारा लाया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों के माध्यम से एआई डाटा सेंटर स्थापित करना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भी एआई डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? ठीक है, इसका मैंने चर्चा किया आपसे पहले ही, 2030, ठीक। 2014 में हम मंगलयान प्रथम को भी देखते हैं, 2014। 2030 है इसका निर्धारित। मंगलयान 1 की बात करते हैं, सॉरी 2013 है, तो 5 नवंबर 2013, ठीक है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। किस प्रक्षेपण यान के द्वारा? तो PSLV C-25 के द्वारा किया गया है, ठीक। मंगलयान 2 का उद्देश्य एक ऑर्बिटर और एक लैंडर की सहायता से मंगल की धरती पर कदम रखना। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को, ठीक है, प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था, लेकिन पहुंचा कब? तो 2014 में पहुंचा था, ठीक है। मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, जिससे इसरो ऐसा करने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बन गया है। यदि हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। और वही बात करते हैं नॉर्मल चंद्रमा पर जाने वाला, तो चौथा देश है। इसी प्रकार जो हमारा मंगलयान 1 मिशन था, ये एशिया का पहला देश है जो ऐसा करने में सफलता हासिल किया है और दुनिया का चौथा देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने कितनी सीटें जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाजपा 89 सीट, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सीएम की बात करते हैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री है
यहाँ का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ठीक है, याद रखेंगे नीतीश कुमार यहाँ का मुख्यमंत्री है और अब तक 10 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? ठीक है, तो भारत के द्वारा किया गया है घोषणा। इससे पहले हम संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए प्रमुख वर्षों को देखे थे, ठीक है, लेकिन ये आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को मनाया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान में ये मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? तो इसका एक उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, आपदा राहत और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक, इसका निर्णय कब लिया गया? तो 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो पिछले वर्ष 2025 में हुआ था, इस दौरान लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाने वाला भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CMS-3। इसका कुल वजन है 4400 किलोग्राम। हालांकि वर्तमान में इसे भी काउंटर कर दिया गया है, ठीक, कुल 6100 किलोग्राम के वजन के साथ हम आगे देखेंगे उपग्रह के बारे में। चलिए, तो देखिए CMS-3 एक संचार उपग्रह है, प्रक्षेपण हुआ था 2 नवंबर 2025 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। प्रक्षेपण यान है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, है ना, ये LVM-3 का मिशन 5 है, मिशन, ठीक। चौथे क्रम का मिशन है ये। इससे पहले हम मिशन 3 देखे थे, मार्क 3 या फिर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 3, ये चंद्रयान 3 को देखे थे, ठीक है, और ये मिशन 4 है इसका, मार्क 3 का। इसका कुल वजन 4400 किलोग्राम है। इसरो के LVM-3 M5, सुधार लीजिएगा थोड़ा, M5 रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। बाहुबली रॉकेट क्योंकि सबसे ज्यादा वजन का यदि कोई पेलोड लेकर गया है तो ये रॉकेट है, ठीक है ना, LVM-3 M5 है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का मीथेन गैस के उत्सर्जन में किस स्थान पर है? तो भारत का मीथेन गैस उत्सर्जन में 3रे स्थान पर है, ठीक है। यह पूर्व औद्योगिक काल से दुगनी से अधिक हो गई है। यह 2020 में लगभग 352 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच गई थी। 2030 तक 5% तक और बढ़ने की उम्मीद है। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, तो सबसे ज्यादा चीन और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विश्व का 3रा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक बन गया है। यह वार्षिक लगभग 31 मिलियन टन मीथेन का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से पलारी जलाना, पलारी जलाने का मतलब ये होता है जो भूसा बचता है, जैसे हम धान की खेती करते हैं तो धान जब निकल जाता है तो उसके बाद जो पैरा बचता है उसी को पलारी बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सिलीसेट झील को भारत की 95वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है? ठीक है, तो किस राज्य की सिलीसेट झील को भारत की 95वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किस राज्य की सिलीसेट झील को भारत की 95वीं रामसर साइट। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इसमें क्रम तो उतना कुछ खास समझ में नहीं आता कि 95वें क्रम का कौन सा है, 96वें क्रम का कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि कहीं पे हम सिलीसेट को 95वें क्रम का देखते हैं तो कहीं पे 96वें क्रम का देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो उस पर आप मत जाइएगा, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि सिलीसेट झील ये राजस्थान में स्थित है और इस समय जब दो झीलों को या दो
आर्द्र भूमियों को जब रामसर स्थल घोषित किया गया था, उनमें से एक रामसर स्थल था छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है। इससे पहले हम लोग देखे थे विक्रम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, जो कि 32 बिट का था। ठीक है, और अब हम यहां पे देख रहे हैं ध्रुव 64। ठीक है, ये कितने बिट की है? 64 बिट की है, डुअल कोर प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, 1.0 गीगाहर्ट्ज का है। ये भारत का स्वदेशी है, मतलब स्वदेशी है, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। इससे पहले विक्रम माइक्रो प्रोसेसर तो हम देखे थे, लेकिन ये 32 बिट के था, ये 64 बिट का है, और साथ ही साथ ये डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। ध्रुव 64 है, किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो सीडैक के द्वारा निर्माण किया गया है। खासियत तो 1.0 गीगाहर्ट्ज का है, 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, भारत का अपना एक सेमीकंडक्टर मिशन है। याद रखेंगे, भारत का अपना एक सेमीकंडक्टर मिशन है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन कब लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां बनेगा? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद में मनरेगा के स्थान पर अभी हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर, ठीक, विकसित भारत जी राम जी विधेयक, गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके तहत पहले जो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था, इसे अब बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि भारत को 2047 तक एक विकसित राज्य बना दिया जाए। ठीक है, तो 100 दिन के रोजगार गारंटी अब 125 दिन का रोजगार गारंटी हो गया है, और इसका नाम मनरेगा से बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस रॉकेट के जरिए 6100 किलोग्राम वजन के अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, ठीक है, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 ये जो है अमेरिका का है। ठीक, अमेरिका का है, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो LVM M3। ठीक है, तो LVM3 मिशन 3, मिशन 4 और मिशन 5, मिशन 6, ठीक है, कौन कौन सा ये उपग्रह को लेकर गए, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो LVM मिशन 3 मार्क 3, मिशन 6, इससे पहले मिशन 5 को देखे थे। ठीक है, तो वो भी कितने किलोग्राम वजन के पेलोड को लेकर गया था? तो 4400 किलोग्राम के पेलोड को लेकर गया था। ठीक है, तो ब्लूबर्ड अमेरिका कंपनी का है, उपग्रह है ये। ठीक, कब प्रक्षेपण किया गया था? तो 24 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 6100 किलोग्राम वजन का है ये सैटेलाइट। ठीक है, इसका यदि हम उपयोग की बात करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा हमें? तो मोबाइल फोन पर सैटेलाइट आधारित 4G 5G वॉइस स्वैप, वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा कनेक्टिविटी हर जगह हर समय उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लो अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है, और ये अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इससे पहले क्या होता था, यदि कोई पेलोड भारी होता था, मतलब भारत के पास पहले 3000 या फिर 3500 किलोग्राम वजन तक के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने का क्षमता था। ठीक है, हाल ही में अब हम देख रहे हैं कि 4400 हो गया, अब वर्तमान में 6100 किलोग्राम वजन तक के पेलोड को देखते हैं। इससे पहले भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। इससे पहले स्पेस एक्स के कंपनी के द्वारा भारत अपना एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 किस देश से संबंधित है, जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका का है, और ये एक प्रकार का संचार उपग्रह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में
किस भाषा में संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो ये हो गया संथाली भाषा में शुभारंभ किया गया। इससे पहले संविधान संथाली भाषा में नहीं था, अब संथाली भाषा में भी हम संविधान को देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान राज्य के देश के द्वारा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? ठीक, तो अभी हमने देखा था महत्वपूर्ण दिवस को लेकर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया जाता है। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए, अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। ठीक है, सुधार लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2026। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा देश व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है? तो बायोबिटुमेन ये हमें जो प्राप्त होता है ये कच्चा तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, कच्चा तेल से ये प्राप्त होता है और ऐसा करने वाले भारत पहला देश बन गया है। और इसका जो उपयोग की हम बात करते हैं तो इसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। ठीक है, उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, पहला देश बन गया है, कच्चे तेल से प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कब राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुआ है? तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गया है। और इसी दिन हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन को भी देखते हैं, ये भी 21 दिसंबर को ही राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्राप्त कर चुका है और ये आज विधेयक न रहकर एक अधिनियम बन गया है। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ा है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है ये लगभग 8 गीगावाट होता है और वही 2047 तक का हम बात करते हैं तो इस समय भारत सरकार का लक्ष्य है कि 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त हो सके। वही 2030-31 की बात करते हैं तो 2030-31 तक करीब करीब ये 28-30 गीगावाट तक का ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो शांति बिल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका एक काफी डिटेल्स वीडियो मैं बना चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। लोकसभा के द्वारा 17 दिसंबर को पारित किया गया, राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को, राष्ट्रपति के द्वारा 21 दिसंबर को मंजूरी प्रदान किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता 8.78 है और 2027 तक 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का एक कारण है कि आने वाले समय में हम एआई को बहुत ही ज्यादा देखेंगे। एआई डाटा सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है, कई राज्यों में बनाया जाएगा आने वाले समय में। और इसके लिए क्या होता है, बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है और ये विद्युत हमें दिन भर मिलना चाहिए, दिन भर प्राप्त होना चाहिए। और देखिए भारत का एक लक्ष्य है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसे पूरी तरह से खत्म करके स्वच्छ ईंधन की ओर जाए। तो ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यदि हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसका एक लिमिटेशन रहता है। रात के समय सौर ऊर्जा उत्पादन नहीं होता, ठीक है, वायु नहीं है तो पवन ऊर्जा हमें नहीं देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा का तो ये 24/7 मतलब हर दिन हर घंटे हमें इस ऊर्जा को हम उत्पादन कर सकते हैं। और इस तरह से जो बड़े बड़े फैक्ट्री है, मशीनरी है, उसे चलाने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार के हम रिकॉर्ड भी नहीं देखेंगे। तो इसलिए परमाणु ऊर्जा को लाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पुराना परमाणु ऊर्जा के लिए जो एक्ट था उसे संशोधित करके शांति बिल लाया गया है। इसरो का वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा है जो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ? चलिए देखिए, तो ये जो मिशन है किसके द्वारा लाया गया था, तो किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना चाहिए था। तो PSLV C-62 के द्वारा
प्रक्षेपित किया गया था। मिशन का नाम है अर्थ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। कब प्रक्षेपण किया गया था? 12 जनवरी 2026 को किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। PSLV C62 के द्वारा किया गया था। मिशन तकनीकी कारण से खराब हो गया था, मतलब असफल रहा मिशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो। माफी चाहूंगा, मैं काफी ज्यादा फास्ट आज बोला, ऐसा इसलिए भी ताकि कम समय में आपको पूरी तरह से कंटेंट दे दिया। देखिए क्या होता है, यदि वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता है तो आप खुद बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप बोर ना हो, कम समय में आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सके, ठीक है। तो आप देखिए 85 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप रिवीजन किए हैं। साथ ही साथ आप सिर्फ 85 क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं, इसके साथ ही साथ आप बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं। यदि आप पूरा वीडियो को आप शुरू से देखिए तो मैं बहुत सारी चीज ऐसी भी बताया हूं जो इस क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। तो यही है करंट अफेयर। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप स्मार्ट भी बनेंगे, और जनरल नॉलेज, ठीक है, चाहे वो करंट के क्षेत्र में हो, आपका उतना ज्यादा मतलब चीजें बढ़ेगी, है कि नहीं। तो एग्जाम में देखिए 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आसानी से आता ही आता है। तो आप मुझे बताइएगा लास्ट में कि आप कितना उत्तर सही सही बनाए हैं, ईमानदारी से आप बताइएगा, ठीक है। और आप अभी तक इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे तो जरूर ध्यान दीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इतना भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम में नहीं आए। हम देखिए प्रिडिक्शन तो एकदम से सही तरीके से नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम एक उम्मीद जता सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया ना, तो उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।